नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्री गुरुजीज एजीटी में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे छठवीं क्रॉप के बारे में, अर्थात सनफ्लावर क्रॉप के बारे में। 5 फसलों के हम लोगों ने डिस्कशन कर चुका है। 5 फसलों के बारे में, उनके बारे में कंप्लीट एनालिसिस भी कर लिया है, जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ामों में बनते हैं या बनने के चांसेस रहेंगे। चलिए आज बात करेंगे हम लोग सनफ्लावर क्रॉप के वन लाइनर के बारे में। और जो भी भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए और एक बार फिर से आप सभी भाइयों बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए भाइयों स्टार्ट करेंगे सेशन और बात करेंगे बॉटेनिकल नेम जो हमारा होता है सनफ्लावर का वो क्या होता है। तो जो बॉटेनिकल नेम होता है वो होता है हेलियंथस एनस। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये सेशन, सो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। फैमिली क्या है सनफ्लावर का? तो फैमिली जो सूर्यमुखी का होता है वो कंपोजिटी या फिर एस्टरेसी भी इसे कहा जाता है। ठीक ना भाइयों। बात करेंगे ओरिजिन प्लेस की, ओरिजिन प्लेस ऑफ सनफ्लावर। आपसे अक्सर प्रश्न ओरिजिन प्लेस से बने हुए हैं, तो बिल्कुल ओरिजिन जो है सनफ्लावर का वो कहाँ है? तो मैक्सिको माना जाता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर की। सनफ्लावर क्रॉप में क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो 2n इज इक्वल टू 34 होती है। अगर वहीं हम लोग बात करें n इज इक्वल टू कितनी होती है, तो 34/2 हो जाएगा हमारा 17। ओके भाइयों, चलेंगे आगे और बात करेंगे जर्मिनेशन कैसा होता है। जो सनफ्लावर क्रॉप है इसका जर्मिनेशन कैसा होता है, मैंने आपको बताया जर्मिनेशन के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल देखेंगे। तो जर्मिनेशन जो होता है वो ईपीजीएल होता है। एक होता है ईपीजीएल, एक होता है हाइपोजीएल, एक होता है वीवीपैरी। वीवीपैरी जो है वो जैक फ्रूट वगैरह में पाया जाता है, अर्थात जो बीज हमारा होता है, सीड होता है, वो फल के अंदर ही जर्मिनेट करने लगता है। उस टाइप के जर्मिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वीवीपैरस। ठीक है भाइयों। बात करेंगे सनफ्लावर प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सनफ्लावर का पौधा है वो कैसा है? तो डे न्यूट्रल है, अर्थात दिवा उदासीन है। C3 प्लांट्स है। ओके। नेक्स्ट क्रॉस पॉलिनेटेड है, सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं है, ये स्वपरागित फसल नहीं है, क्रॉस पॉलिनेटेड है। जैसे आपका सनफ्लावर हो गया, मेज हो गया, ये सभी कैसे हैं? तो क्रॉस पॉलिनेटेड हैं। और कैसा है? तो प्रोट्रेंडस स्टेज इसमें पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, इन तीनों चारों पॉइंटों से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाइयों चलेंगे आगे, हम लोग बात करेंगे इन्फ्लोरोसेंस के बारे में। इन्फ्लोरोसेंस या हेड जो होता है इसे क्या कहा जाता है? सूर्यमुखी के इन्फ्लोरोसेंस को या हेड को क्या कहा जाता है? तो उसे कैपिचुलम कहा जाता है। कैपिटुलम, कैपिचुलम जो भी आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, समझ में आना चाहिए बस। चलिए फ्रूट्स नोन एज, जो सनफ्लावर का फ्रूट होता है, फल होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एकिन कहा जाता है या एक्नी कहा जाता है। ठीक ना। एक्ने कहा जाता है। क्या कहा जाता है सनफ्लावर के फ्रूट को? एक्ने। बोलिए ना, एक्ने कहा जाता है। ठीक ना भाइयों। चलेंगे पंजेंसी इन सनफ्लावर ऑयल इज ड्यू टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पंजेंसी है सनफ्लावर में वो किसके कारण होती है? सनफ्लावर के तेल में जो पंजेंसी पाई जाती है वो किसके कारण होती है? तो वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के कारण होती है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाइयों सनफ्लावर क्रॉप से। ठीक ना। नेक्स्ट वन, हाईएस्ट पूफा इन विच क्रॉप? हाईएस्ट पूफा जो होता है यह किस फसल में पाया जाता है? तो सनफ्लावर में कितना पाया जाता है? 90%। इसीलिए हार्ट स्ट्रोक के मरीजों के लिए सनफ्लावर का तेल बेटर रहता है। आगे बात करेंगे ऑयल परसेंट कितना होता है? बहुत महत्वपूर्ण है। ऑयल परसेंट 45 से 50% सूर्यमुखी में ऑयल परसेंट पाया जाता है। ठीक ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए हाईएस्ट पूफा का। ठीक है भाइयों, ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। चलेंगे आगे हम लोग। आगे बात करेंगे प्रोटीन परसेंट कितना होता है। सनफ्लावर के क्रॉप में प्रोटीन परसेंट कितना पाया जाता है? तो बिल्कुल 40% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, लिनोलेइक एसिड प्रेजेंट इन सनफ्लावर ऑयल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सनफ्लावर का तेल होता है इसमें कितने परसेंट
लिनोलेइक एसिड पाया जाता है, तो 64% लिनोलेइक एसिड पाया जाता है किसमें, सनफ्लावर के तेल में। ठीक है भाइयों, बात करेंगे ऑयल सुटेबल फॉर हार्ट पेशेंट। जो ऑयल होता है सुटेबल होता है हार्ट पेशेंट के लिए, मैंने ऊपर आपको बता ही दिया, फूफा पाया जाता है, इस कारण ये और भी फेवरेबल हो जाता है, एडिबल ऑयल के रूप में यूज़ किया जाता है फॉर द आपके जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए। ठीक है ना। आगे बात करेंगे, वेयर वाज स्टार्ट फर्स्ट टेस्ट ऑफ सनफ्लावर इन इंडिया। तो भारत में सूर्यमुखी के ऊपर पहला परीक्षण कहाँ पर चालू किया गया था, तो पंतनगर यूनिवर्सिटी 1969 में। और आपको पता होना चाहिए GBPUAT यह प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, और जब यह स्थापित हुआ था तो उत्तर प्रदेश में था, और इस समय वर्तमान में इसकी स्थिति बाई सिचुएशन जो है वो उत्तराखंड में है। आपको याद होना चाहिए ये। बात करेंगे आगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन, सीड रेट फॉर सनफ्लावर। जो बीज दर होती है सनफ्लावर की कितनी, 8 से 10 किलोग्राम बीज दर होता है, सीड रेट होता है फॉर द सोविंग पर्पज ऑफ सनफ्लावर। नेक्स्ट वन, सेविंग नहीं रहेगा भाई, ये सोविंग रहेगा, थोड़ा सा टाइपिंग है, SO करिएगा। सोविंग डेप्थ ऑफ सीड, कितनी गहराई पर इसको हमको बुआई करना चाहिए, तो 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई जो होती है वो उपयुक्त होती है सनफ्लावर की बुआई के लिए। नेक्स्ट वन, टेस्ट वेट ऑफ सीड, कितना होता है टेस्ट वेट, मैंने आपको बताया भी है। बिल्कुल, टेस्ट वेट जो होता है वो 55 से 70 ग्राम होता है, और एक क्वेश्चन टेस्ट वेट से आपको बनता ही बनता है। वो या तो आपसे गेहूं का पूछ ले, मैंने आपको बताया, या आपसे बासमती चावल का पूछ ले, या फिर आपसे फैलरिस माइनर का पूछ ले, या फिर आपसे सनफ्लावर का पूछ ले। इन सभी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोज़ में बात कर लिया है भाइयों। ठीक है ना। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो इन दोनों प्रश्नों का आप लोग बना लीजिए, तीनों प्रश्नों का। चलिए भाइयों, चलेंगे आगे हम लोग और बात करेंगे, हाउ मच टाइम डज सनफ्लावर सीड जर्मिनेट। जो सनफ्लावर सॉरी सनफ्लावर सीड का जर्मिनेशन होता है वो कितने दिन के बाद होता है, तो वो हमारा 10 से 12 दिन के बाद, डे, इसे DAS भी बोलते हैं ना, मैंने कई बार बताया, डे आफ्टर सोविंग जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट वन, क्रिटिकल स्टेज फॉर जर्मिनेशन ऑफ सनफ्लावर क्रॉप, वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्रिटिकल स्टेज होता है जर्मिनेशन, ये इरिगेशन के लिए यहाँ पर बात करेंगे। जो क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन होता है, सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था जिसे कहते हैं, तो सनफ्लावर के लिए पहला जो क्रांतिक स्टेज होता है, क्रिटिकल स्टेज होता है, वो होता है सीडलिंग का। दूसरी सिंचाई के लिए जो क्रिटिकल स्टेज होता है वो बड इनिशिएशन का, अर्थात जब बड बनना प्रारंभ होता है। एंड थर्ड वन, जब फ्लावरिंग हो जाए, बड का मतलब यहाँ पर जो फूल वाला आकृति नहीं बनना शुरू होती है। तीसरा, जब फ्लावरिंग की प्रक्रिया हो जाए, अर्थात जब फ्लावर फूल हमारा पूरी तरह से ओपन हो जाए। चौथा जो है वो हमारा सीड डेवलपमेंट स्टेज, जब फूल के अंदर दाने बनने लगते हैं। तो ये चारों स्टेज जो हैं ये हमारे क्रिटिकल स्टेज हैं भाइयों, किसके लिए, तो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, किस फसल में, तो सनफ्लावर में। ठीक ना। आई होप सो आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे, तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, ग्रो इन विच सीजन, जो सनफ्लावर है इसे किस सीजन में ग्रो आउट किया जाता है, तो रबी, खरीफ और जायद तीनों सीजन में ग्रो किया जा सकता है। और यह कैसा पौधा होता है, तो फोटो इंसेंसिटिव प्लांट होता है सनफ्लावर। ओके ना। चलेंगे आगे, विच, ये इम्पॉर्टेंट है भाइयों। चलेंगे आगे, विच क्रॉप यूज एज अ इरिगेशन इंडिकेटर, सिंचाई के सूचक पौधे के रूप में किस फसल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमारा सनफ्लावर क्रॉप होता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फर्टिलाइज़र डोज कितना होता है NPK का, तो 60, 80 संबंधे 40, 60 संबंधे 40। ठीक है। नाइट्रोजन कितना चाहिए, 60 किलोग्राम। फास्फोरस 80 या 40, 80 भी दे सकते हैं, 40 भी, वो बाई कंडीशन आपको डिफ़ॉल्ट वहाँ पर सेटअप करना होता है। एंड जो पोटास है वो कितना चाहिए, तो 60 और 40। ठीक ना। चलिए बात करेंगे आगे हम लोग, हैंड पॉलिनेशन कॉमन इन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये ICAR ने अपने एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। हैंड पॉलिनेशन किस फसल में सामान्य प्रक्रिया होती है, तो वो हमारी सनफ्लावर में होती है। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए।
चलिए भाइयों चलेंगे आगे। क्यों होता है हैंड पॉलिनेशन? क्योंकि इसका जो परागण होता है ना वो काफ़ी दूर तक स्प्रेड नहीं हो पाता, तो इसको हमको ले करके मुल्सन पेपर में उसको हमको देना होता है, अलग अलग ले जा करके फ्लावरों के ऊपर हमें डस्ट करना होता है, तो इसे ही कहते हैं हैंड पॉलिनेशन। और सनफ्लावर के लिए यह एक कॉमन प्रक्रिया होती है, ठीक ना। चलेंगे आगे भाइयों। सनफ्लावर सीड रिमेन इम्प्टी ड्यू टू विच डिफिशियंसी? सनफ्लावर का जो बीज होता है वो कभी कभी खाली रह जाता है, वह किसकी कमी के कारण? तो वह पोटेशियम की कमी के कारण ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सनफ्लावर का जो सीड होता है वो प्योरली खाली रह जाता है, बिल्कुल उसमें कोई भी जो हमारा पेरेंट मटेरियल होता है उसका निर्माण नहीं हो पाता है, एम्ब्रियो वगैरह का निर्माण नहीं हो पाता है। इसलिए क्यों? क्योंकि पोटेशियम तत्व की कमी रहती है, ठीक ना। चलेंगे आगे। विच हर्बिसाइड सुटेबल? जो सनफ्लावर के लिए कौन सा खरपतवारनाशी इस्तेमाल में लाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों। लासो। लासो का ट्रेड नेम क्या है आपसे पूछ लेता है, तो इसे एलाक्लोर के नाम से भी जाना जाता है। लासो जिसे एलाक्लोर के नाम से जाना जाता है, और यह सनफ्लावर के क्रॉप में हर्बिसाइड के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। चलेंगे आगे। फेमस वेराइटीज़, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। फेमस वेराइटीज़ कौन सी हैं, प्रचलित प्रजातियाँ कौन सी हैं हमारा सनफ्लावर के लिए? तो सूर्या, जुपिटर वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी, पॉलिस्टर, मैमोथ रसियन, BSH1 ये भी इम्पॉर्टेंट है, मॉडर्न ड्वार्फ, सनराइज सिलेक्शन। ये 3 वेराइटी को आप लोग स्पेशली भाइयों याद रखिएगा। जितना मेरा अनुभव है, अगर प्रश्न बनेगा आपसे सनफ्लावर की वेराइटी से तो जुपिटर, BSH1, सनराइज सिलेक्शन, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना। चलेंगे आगे, इम्पॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। चलिए भाइयों चलेंगे आगे। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी सनफ्लावर की कौन सी थी? तो BSH1 थी, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया। यहाँ पर जो भी बताया जाएगा एग्री गुरुजी के माध्यम से, एक भी प्रश्न आपका टाइम पास वाला नहीं रहेगा। TGT PGT इसका एग्जाम्पल है। TGT UPPSC, PGT तो अभी हुआ नहीं है। जितने भी प्रश्न दिए गए थे UPPSC में 65 क्वेश्चन फंसे हुए हैं, आपके TGT में 87 क्वेश्चन फंसे हुए हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? बस आप लोग गंभीर नहीं होते हैं, जब एग्ज़ाम आएगा तो लगेंगे दौड़ने भागने, कहाँ से क्या पढ़ लें। कुछ नहीं होता, पढ़ाई करना है तो कंटिन्यू लगे रहिए। जितने भी वीडियोज स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं उसको थारोली देखा करिए, ठीक ना। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है अगर कंटिन्यू उस पर टारगेट को अचीव करने की तरफ कदम बढ़ाया जाए, ठीक ना। बिल्कुल, फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी BSH1 थी। नेक्स्ट वन की बात करेंगे मेजर डिजीज़ के बारे में। मेजर डिजीज़ कौन कौन सा होता है सनफ्लावर के लिए? तो चारकोल रॉट, अल्टरनेरिया ब्लाइट, ये दोनों जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण डिजीज़ हैं। अगर आपसे डिजीज़ में बनेगा क्वेश्चन सनफ्लावर से तो कौन सा? चारकोल रॉट और अल्टरनेरिया ब्लाइट। ओके भाइयों बहनों, चलेंगे। हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सनफ्लावर, जो हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट है, तो सबसे बड़ी बात कि पैरट जो है ये तो सनफ्लावर का शत्रु होता है। देखने में तो बड़ा प्यारा है, लेकिन सनफ्लावर के किसानों से पूछिए ये क्या हाल करता है। इतना ज़्यादा ये डिस्ट्रॉय करता है फसल को कि उसका जो मुंडक होता है, हेड होता है, ठीक है ना, उसको तोड़ करके लेके भाग जाते हैं सब, कितना भी किसान रखवा ले। तो ये सबसे बड़े हार्मफुल पेस्ट के रूप में आते हैं। और टॉप बोरर जो है ये तो बरहमासी हैं भैया, ये नुकसान करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, सनफ्लावर के उत्पादन में कौन सा प्रदेश अग्रणी है जो सबसे ज़्यादा करता है? तो कर्नाटका जो है हमारा ये सनफ्लावर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और पूरे भारत का 41.67% अकेले उत्पादन करता है सूर्यमुखी का। कौन? कर्नाटका। ओके, चलेंगे आगे। विच कंट्री हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर, कौन सा देश है विश्व स्तर की बात कर रहा है? तो विश्व में सबसे पहला स्थान जो है वो यूक्रेन का है। यूक्रेन सबसे ज़्यादा सनफ्लावर को ग्रो करता है, और ये ICR का प्रश्न है, हल्के में बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा भाइयों। यूक्रेन सबसे ज़्यादा करता है सनफ्लावर का प्रोडक्शन। एंड देन सेकेंड नंबर पर रसिया हमारा आ जाता है। रसिया फर्स्ट पे यूक्रेन एंड सेकेंड पे रसिया, ये दोनों सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में
सनफ्लावर का प्रोडक्शन करते हैं। चलेंगे भाइयों, बात करेंगे विच क्रॉप यूज एज अ बोरान इंडिकेटर। बोरान इंडिकेटर के रूप में, बोरान सूचक के रूप में किस फसल को यूज़ में लाया जाता है? तो हमारा जवाब होगा सनफ्लावर। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। और अगला है हमारा प्लांट पॉपुलेशन ऑफ सनफ्लावर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो प्लांट पॉपुलेशन होता है सूर्यमुखी का, वो कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए, प्रति हेक्टेयर 55,555 प्लांट्स आते हैं किसके? सनफ्लावर के। 1 हेक्टेयर की अगर हम लोग बुआई कर रहे हैं, तो अगर हमारा क्रॉप वगैरह सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से और यूनिक मॉडर्न पर आधारित है, यूनिक मॉडल पर आधारित है, अर्थात सारी क्रियाओं को हम लोग सुचारू रूप से उसमें संचालित कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर ऑपरेशन को, तो 1 हेक्टेयर में 55,555 पौधे पाए जाएंगे या ग्रो आउट होएंगे। ठीक है ना। आगे बात करेंगे सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है ये। बीएचयू में प्रश्न बना हुआ था। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कितना होता है सनफ्लावर का? तो 1:50, 1:50 होता है भाइयों। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना। तो कैसा लगा है सेशन, कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक के साथ साथ कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए एग्री गुरुजी AZT।